फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज इस बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टूडेंट्स फ्रेंड पे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th का मैथ्स। और मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, चैप्टर फर्स्ट हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर, और इस पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, रियल नंबर। तो आई विश आप लोग रेडी होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हर बातें समझ में आएगी। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो काइंडली आप जो है कमेंट जरूर करें और क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं ये चैप्टर का नाम रियल नंबर क्यों पड़ा। रियल नंबर ही क्यों पड़ा? रियल नंबर इस चैप्टर का नाम है तो कुछ का कुछ मीनिंग तो होगा इस चैप्टर का। तो आइए सबसे समझते हैं। रियल नंबर को समझने से पहले हम समझें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम क्या है, फिर हम उससे रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि भाई क्या है ये नंबर सिस्टम। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? जस्ट लाइक नंबर सिस्टम इज अ फैमिली। ये एक फैमिली, एक परिवार। जिस तरह से हम लोगों का अपना एक फैमिली होता है। फैमिली कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सब रहते हैं? हमारी मदर रहती, फादर, ब्रदर, है ना, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सो ऑन एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लोग हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और जब एक साथ मिलकर हम जब रहते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। फैमिली, जब आपस में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं ये हमारी फैमिली। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में बहुत सारे टाइप्स के नंबर है, बहुत सारे टाइप्स के नंबर है। जस्ट लाइक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना। उसी तरह से कह सकते हैं इवन नंबर है, ऑड नंबर है, बहुत सारे टाइप्स के नंबर है। और नंबर की जो फैमिली है वो फैमिली कहलाती है नंबर सिस्टम। जिस तरह से हमारी फैमिली है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है फैमिली। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में बहुत सारे टाइप्स के नंबर हैं। बहुत सारे टाइप्स के क्या हैं, नंबर हैं। जस्ट लाइक अभी आपको मैंने बताया, जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, जैसे हो गया होल नंबर, जैसे हो गया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड सो ऑन मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। ये सब जो नंबर है इनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। दैट मींस कह सकते हैं नंबर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर दैट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनकी फैमिली कहलाती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब थोड़ा सा सोचिए इस बातों पे कि यदि हमारी फैमिली है, उस फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। लेकिन क्या हर मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्या सेम होती है? नहीं, हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। जनरली देखा जाए तो मदर का वर्क होता है टुवर्ड्स द किचन, जनरली बात कर रहा हूँ। फादर का वर्क होता है जनरली टुवर्ड्स द ऑफिस, है ना, टुवर्ड्स द बिजनेस जो भी है। ब्रदर का वर्क क्या करता है कि सिस्टर की हेल्प करना, फादर का हेल्प करना, है ना, या जो भी है।
सिस्टर का वर्क क्या होता है? मदर का हेल्प करना, ब्रदर का हेल्प करना, या जो भी काम और भी है ना। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है ना। उसी तरह से जब नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है? अलग अलग है। नेचुरल नंबर का कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, होल नंबर की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रैशनल का कुछ वर्क अलग है, इरेशनल कुछ अलग है, प्राइम कुछ अलग है, को प्राइम कुछ अलग है, कंपोजिट कुछ अलग है, जो भी है ना। तो देखिए, लेकिन एक चीज तो कॉमन आपको दिख रहा होगा कि फैमिली में भले ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, बट फैमिली का कोई ना कोई एक ही पर्सन हेड होता है। यदि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर इसका क्या होगा? हाँ, हेड होंगे, है ना। अब ग्रैंडफादर यदि हेड हुए तो ग्रैंड मदर भी ऑब्वियसली हेड हो जाएगी। क्यों? टुवर्ड्स द किचन को लेकर ग्रैंड मदर हेड हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। यदि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नहीं है तो फादर यदि आपके हेड होंगे तो मदर भी हेड हो जाएगी टुवर्ड्स द किचन, जो भी। इन द सेम वे नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं, और इस नंबर में यदि गौर से देखा जाए तो दो टाइप्स के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को यदि आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि नंबर सिस्टम में दो टाइप्स के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो मैथमेटिकली यूज होता है और मैथमेटिक्स में उसकी एग्जिस्टेंस है, उसे बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। यानी कि दोज टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज रियली एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में रियली में एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और एक अनदर जो नंबर होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर दैट मींस ये ऐसा नंबर होता है जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, इसे पढ़ते हैं आयोटा। ये होता क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर में यदि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो क्लास 10 में इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, थोड़ी सी चर्चा आप समझिए। इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं यदि स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई दैट मींस आयोटा, आई दैट मींस आयोटा, आयोटा होता है। अब रियल नंबर हो गया वैसा नंबर जो मैथमेटिक्स में रियली में एग्जिस्ट करता है। तो आप जैसे सोचिए, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, प्राइम हो गया, को प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड, जो भी नंबर है ये सब तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, यूज करते हैं। तो ये सब नंबर क्या हुआ? रियल नंबर हो गया। दैट मींस देखिए क्लास 10 में जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, इसका मीनिंग क्या होता है कि हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे जो रियली में मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं हायर क्लासेस। यदि हम 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो वहां पे हमें एक चैप्टर ही मिल जाएगा मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर को लेकर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग बात करें। अब देखिए क्लास जो है 10th में जो रियल नंबर चैप्टर उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस रियल नंबर में सबसे पहले ये जो रियल नंबर है, ये जो हमारा चैप्टर रियल नंबर है, इस रियल नंबर में हम लोग का मेन मोटिव पहला क्या होगा? एक होता है यूक्लिड्स लेमा को समझना। यूक्लिड्स लेमा, एक वर्ड है एल्गोरिथम और एक वर्ड है लेमा। लेमा क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले, तो लेमा के बारे में बता रहे हैं। लेमा क्या है? लेमा एक ऐसे स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जो पहले से प्रूव किया हुआ होता है और उसको प्रूव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दैट मींस वो पहले से प्रूव है। और इस स्टेटमेंट का यूज करके हम दूसरे को स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमारी मदद करता है, तो वैसे स्टेटमेंट को बोलते हैं लेमा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताएं, बोलते हैं सनराइजेज इन द ईस्ट। सनराइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं, इसमें इस
इसका मीनिंग क्या हुआ कि सन ईस्ट में राइज करता है। अब देखिए सनराइज इन ईस्ट होता है तो इसको क्या प्रूव करने की जरूरत है? नहीं। एक्चुअली यदि आप उसे और अच्छे तरीके से देखें तो सनराइज और सेट तो होता ही नहीं है। एक्चुअली हमारा अर्थ रोटेट कर जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर जा रही है, जिसके चलते हमें सन लगता है कि ईस्ट में आ रही है। फिर जो भी है, लेकिन इसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पहले से प्रूव है नहीं। उसी तरह से कहते हैं मिल्क इज व्हाइट, इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या? दूध उजला है तो उजला ही होगा। कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है, ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा, है ना, उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैन इज बोटल, आदमी मरणशील है, मर जाएगा, ऑब्वियसली मरेगा, है ना, इसे प्रूव तो नहीं करना पड़ेगा। अब इसे प्रूव करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, समझिए, तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाता है लेमा। और लेमा के हेल्प से, लेमा के हेल्प से हम यदि किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो दो वर्ड से, एक लेमा है, एक एल्गोरिथम है। लेमा का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है और जो पहले से प्रूव है उसको प्रूव की जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं लेमा। और इस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके यदि हम किसी स्टेटमेंट को अनदर स्टेटमेंट को यदि हम प्रूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। चलिए, तो ये इक्लिप्स का लेमा क्या है समझिए। बचपन से हम लोग पढ़े क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 7 से मुझे डिवाइड करना है 11, है ना, तो क्या करेंगे, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा हमारा 4, ऐसा लिखते हैं। अब इसमें आपको पता है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं कोसेंट, और इसे बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, रिमाइंडर, है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये तो पहले से पता है कि जिसमें डिवाइड किया जाता है डिविडेंड, जिससे किया जाता है डिवाइजर, जो आता है इधर रिजल्ट्स के रूप में कोसेंट, और जो रेस्ट बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि डिविडेंड, क्लास 6 7 में पढ़े होंगे हम लोग कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या पढ़े आपने? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट पहले से है, और इसी स्टेटमेंट पे क्या किया गया कि इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड साहब एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसी पे क्या किया कि अपना एक थ्योरम दे दिया, अपना एक लेमा दे दिया जो पहले से प्रूव्ड है ना। तो लेमा क्या कहता है? कहता है कि जो डिविडेंड है उसे आप a मान लीजिए, डिविडेंड को क्या मान लीजिए? a, डिवाइजर को b मान लीजिए, कोसेंट को q मान लीजिए, अब c मत कह दीजिएगा, ठीक है। डिविडेंड को a, डिवाइजर को b, कोसेंट को q और रिमाइंडर को r, ऐसा बोलते हैं। कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए डिविडेंड के प्लेस पे क्या बोलते हैं रखने? a इक्वल टू, डिवाइजर के जगह पे क्या बोल रहे हैं? b, तो b, कोसेंट के जगह पे क्या बोल रहे हैं? q, और रिमाइंडर के जगह पे r। तो यहाँ से ये एक फॉर्मेट के रूप में आ गया, और वो फॉर्मेट क्या आ गया? a इक्वल टू bq प्लस r, bq प्लस r। अब थोड़ी सी और इन्होंने चीजों को थोड़ी सी एलाबोरेट कर दिया। क्या? देखिए ये जो रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर होगा, कभी कभी ये 0 हो सकता है। यदि यहाँ 14 होता तो 7 2 या 14 हो जाता, रिमाइंडर 0 हो जाता, यस और नो। या यदि 0 कभी नहीं हो, जैसे अभी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं था, ये इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका रिमाइंडर कुछ बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा या तो वो 0 हो जाएगा यदि फैक्टर हो गया तो, और यदि फैक्टर नहीं हुआ तो 0 से ग्रेटर होगा। लेकिन जो डिवाइजर होगा ना उससे हमेशा क्या होगा? स्मॉलर ही होगा। समझ में आया? ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। किस केसेस में? कि जिस डिविडेंड जो है
और जो डिवाइजर है तो डिविडेंड का यदि फैक्टर होगा डिवाइजर, जैसे 14 होता और 7 है तो 7 टू 14 खत्म हो जाता, तो रिमाइंडर कितना बचता 0। लेकिन यदि वो फैक्टर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो जब रिमाइंडर बचेगा वो 0 से ग्रेटर होगा और डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो इसी चीजों को यूक्लिड साहब ने एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट दे दिया कि रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल टू में 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दोनों कैसे है ना कि कभी कभी ये 0 के इक्वल भी हो सकता है और कभी कभी से ग्रेटर हो सकता है, बट जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज लेस देन b, ऑलवेज लेस देन b, where b is the divisor, b is the divisor। और ये जो स्टेटमेंट बना इसी को बोला गया यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा। और चाहे तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, तो कहीं पे इसे यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, dq प्लस r where r belongs to 0 to b, where r belongs to 0 to b, 0 से लेकर b तक ये बिलोंग्स करता है। जहां रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल और ग्रेटर होगा लेकिन b से ऑलवेज लेस होगा। ये चीजों को थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा और आपको ऐसे पता होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा। ताइस एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, यूक्लिड्स का लेमा क्या है, a इक्वल टू bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r where r belongs to 0 to b, where r belongs to 0 to b। और यही जो थ्योरम है, यही जो लेमा है, इसी लेमा को बोला जाता है यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा। अब यूक्लिड्स लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन समझिए, टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा है। टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा कि सिंपली हमें दो नंबर गिवन होंगे और उनका HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। क्यों HCF क्यों, देखिए एक्चुअली डिवीजन प्रोसेस से हम HCF फाइंड कर लेते हैं, है ना, डिवीजन प्रोसेस से HCF फाइंड कर पाते हैं। तो यूक्लिड के लेमा का यूज करके हमें निकालना होगा HCF। क्या निकालना होगा, HCF। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार लिख लिया जाए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यूज यूक्लिड्स लेमा, यूज यूक्लिड्स लेमा टू फाइंड HCF ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। अब इसके HCF निकालने हैं, 135 और 225 के HCF निकालने। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसा है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसे आप A ले लीजिए और जो स्मॉलर नंबर है उसे क्या ले लीजिए, B ले लीजिए, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप लिखिए बाय यूक्लिड्स, बाय यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा से आप क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू फॉर्मूला होता है dq प्लस r where r belongs to 0 to b। ये कंडीशंस को लिखना जरूरी है, लिखेंगे कंडीशन को, ठीक है। A के जगह पे क्या प्लेस कर दीजिए, 2 to 5 इक्वल टू। अब वो समझिए HCF कैसे निकलती है, तो एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर में डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर जिस जगह पर 0 आ जाएगा और जिस फैक्टर से रिमाइंडर 0 होता है वही फैक्टर क्या होता है, उसका HCF होता है ना, डिवीजन प्रोसेस में। तो क्या करेंगे, ये कंडीशन लिख दीजिएगा, ग्रेटर नंबर को यहाँ पुट करिए, स्मॉलर नंबर को यहाँ पुट करिए 135। अब यदि आपको ज्यादा दिक्कतें हो रही अभी, तो आप यहाँ साइड में रफ पेज में आप चाहे तो डिवीजन प्रोसेस से कर सकते हैं और उसको एडिटिव लिख दीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अभी हम आपको डिवीजन प्रोसेस भी साइड में करते चल रहे हैं और इसको यहाँ पे यूज करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे 135 से हम डिवाइड कर रहे हैं 225 में, तो 135 बन जाए 135 ऐसा लिख दिए, फिर 0 और ये हो जाएगा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस 135 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, रिमाइंडर कितना आया 90। तो देखिए रिमाइंडर 90 आ गया, दैट मींस अभी भी हमारा HCF नहीं निकला।
तो यहाँ सीधा लिखिए r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r यदि इक्वल टू में 0 हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर में तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन अभी r हमारा 0 नहीं होगा। अब अगेन क्या करिएगा, अब देखिए आप एचसीएफ यदि डिवीजन से पता होगा तो कैसे करते हैं, जो नंबर हमारा रिमाइंडर बना अब वो हमारा बन गया क्या, डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो अब बन गया डिविडेंड। तो ये हो जाएगा 135, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 19 1 जा 90, तो ये हो जाएगा 45। तो ये आपका इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला नंबर अब यहाँ आ जाएगा 135 इक्वल टू, अब ये वाला जो नंबर है ये यहाँ आ जाएगा 90 इंटू कितना टाइम्स आया 1, अब प्लस में क्या बचा 45, दैट मींस r नॉट इक्वल टू 0, अभी भी r हमारा 0 नहीं हो पा रहा। अब फिर क्या करेंगे, ये हमारा बन गया क्या, डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। तो 45 2 जा 90 कैंसिल हो गया, 0 बच गया। तो अब इस चीजों को ऐसे लिखेंगे, ये आ गया फिर यहाँ 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ऑफ 0, दैट मींस r इक्वल टू 0। अब देखिए कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण रिमाइंडर 0 आ गया, तो 45, देयरफॉर अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या, HCF ऑफ क्या है 135 एंड 225 कितना आ गया हमारा 45, क्या हो गया, आंसर आ गया। तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा। तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं, अभी तो कुछ टाइम आप लिखिए 2 क्वेश्चन में, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता चल जाती है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आई विश आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे कि एचसीएफ निकालने के लिए एक नया क्वेश्चन देते हैं। पहले पॉज करके फिर एक बार आप ट्राई करिए, और अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और फिर हम इस पे क्वेश्चन और भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 8 6 7 और 255 का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एक बार निकाल के देखिए पॉज करके आप, ठीक है। चलो हो गया, आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो ग्रेटर नंबर है उसे क्या बोले हमने आपको, ग्रेटर नंबर को क्या मान लें, ए ले लीजिए, स्मॉलर नंबर को बी, तो बी ले लीजिए, और यूज करिए बाय यूक्लिड्स लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा का यूज करिए। क्या फॉर्मूला आएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r बिलोंग्स टू 0 टू b, वेयर r बिलोंग्स टू 0 टू b, 0 से लेकर b तक बिलोंग्स करेगा। और यहाँ से यहाँ a के जगह पे 867 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ जाएगा 255। अब यदि आपको आ गया तो डायरेक्ट यूज करिए, अदरवाइज नहीं समझ में भी आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए इधर। तो यदि यहाँ से लिखेंगे 867 तो आप यहाँ से देखिए ये 200 अप्रोक्सीमेटली 250 तो है ही, तो यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा, है ना। 750 4 से करेंगे तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा, जब बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना, बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ 3 से ही करिए, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16 16 6 1, और ये हो जाएगा कितना 3 2 जा 6 और 7 हो जाएगा। यहाँ से जब ये इसे करिएगा तो ये बचेगा 102 102। तो आप यहाँ से लिख दीजिए 3 प्लस 102, और यहाँ लिखिएगा r नॉट इक्वल टू 0, तो अभी भी 0 नहीं हुआ। देन आफ्टर ये वाला नंबर आपको पता चल गया कि यहाँ आ जाएगा 255 इक्वल टू, ये एरो आप नहीं बनाइएगा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, और ये वाला नंबर आ जाएगा यहाँ 102 इंटू, यहाँ से डिवाइड करके देखिए 255 में 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, हमें 255 ही चाहिए, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 204, तो ये बचेगा 51। तो यहाँ से करते हैं 2 प्लस 51, दैट मींस यहाँ अभी भी लिख सकते हैं r नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये 102 यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 51 इंटू 2, यानी यहाँ से आप करके देखिए तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा कैंसिल, 0 हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 0 और r इक्वल टू 0 हो गया। Therefore आप लिख सकते हैं HCF ऑफ क्या 867 एंड 2255 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किस फैक्टर से आया 51 से, तो 51 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड्स लेमा का यूज करके
हम लोग क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं।